जो आमतौर पर आप सरकार की नीतियों के आलोचक के रूप में देखे जाते हैं या माना जाता है कि जहाँ भी सरकार की गलती होती है उसको आप रेखांकित करते हैं। लेकिन अगर आज मैं पहला सवाल आपसे यह करूँ कि पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार की ऐसी कौन-सी 3 सफलताएँ हैं, कामयाबियाँ हैं जिन्हें आप रेखांकित करना चाहेंगे, तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे पहली और सबसे बड़ी सफलता ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान के कारपोरेट जगत का समर्थन लगभग स्थायी रूप से प्राप्त कर रखा है। मेरी बात पे ध्यान दीजिए, उनकी सफलता भी है और सफलता का बड़ा कारण भी है कि हिंदुस्तान के कारपोरेट जगत का समर्थन उन्होंने लगभग स्थायी रूप से प्राप्त कर रखा है। समाजशास्त्री शिव विश्वनाथन ने 2014 के तुरंत बाद लिखे हुए अपने एक लेख में कहा था कि भारत के पूंजीपति नरेंद्र मोदी को अपने दामाद की तरह मानते हैं। व्यंग में बात कही गई थी, लेकिन इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि दरअसल भारत का जो बड़ी पूंजी के सरबराह हैं, उनमें और नरेंद्र मोदी के बीच में किस प्रकार के भावनात्मक और व्यवहारिक संबंध बन गए हैं। इसमें नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए प्रयास भी शामिल हैं और दूसरी तरफ दोनों तरफ से पसंद है। नरेंद्र मोदी ने भारत के आर्थिक विकास को आर्थिक विकास की जो बागडोर है वो कारपोरेट पूंजी के हाथ में सौंप दी है। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार ने नहीं सौंप रखी थी, उन्होंने भी सौंप रखी थी, लेकिन यहीं पे पसंद कारपोरेट पूंजी की सामने आती है। कारपोरेट पूंजी ने जिस तरह नरेंद्र मोदी ने सौंपी है उसको वो कारपोरेट पूंजी को उनकी शैली ज्यादा पसंद है। ये उनकी ये पहला आपके बात का पहला जवाब है। दूसरा जवाब ये है कि भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है, भारत की जो नौकरशाही है, उन्होंने ये मान लिया है कि नरेंद्र मोदी ही उनके सच्चे नेता हैं फिलहाल। यानी जो ब्यूरोक्रेसी है वो भारत की स्थायी शासक है। आपको याद होगा कि जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने तमाम आईएएस अफसरों की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग की शुरुआत ही कल्याण सिंह ने ये कह के की कि भाई आप स्थायी शासक हैं, हम तो अस्थायी हैं। सब नेता ये जानते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट है, जो नौकरशाह है, वही देश चलाता है। शासक उसके द्वारा अपनी मर्जी के काम करवा सकता है, देश चलवा सकता है, अपनी राजनीतिक एजेंडे को लागू कर सकता है, अपनी नीतियों को लागू करवा सकता है। नरेंद्र मोदी ने ये कला गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हासिल कर ली थी और ये उन्होंने अपने बहुत से साक्षात्कारों में बताया, खुद अपने मुंह से बताया है कि उन्होंने नौकरशाहों से संबंध बेहतर बनाने की कला किस तरह सीखी, उनसे काम लेना किस तरह सीखा। वो जो फाइलें देते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें देते थे, उन फाइलों के बारे में जानना, उनके बारे में निर्णय लेना, ये सब उन्होंने, यहाँ तक कि वरिष्ठ नौकरशाहों ने ही नरेंद्र मोदी को सिखाया, ये उन्होंने खुद स्वीकार किया है। तो जो केंद्र सरकार के नौकरशाह हैं, उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो बिल्कुल एक हमारे लिहाज से एक परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर है। तीसरी नरेंद्र मोदी की सफलता ये है, जो कि अभूतपूर्व है, खुद वो ऊंची जातियों के समाज से नहीं आते हैं। कानूनी रूप से, तकनीकी रूप से देखा जाए तो उनकी जाति जो है वो मोद घाची है, यानी गुजरात के तेली समाज के पुत्र हैं और पिछड़ी जाति में आते हैं। लेकिन अगर आप ये मान भी लें कि उनकी पिछड़ी जाति का जो उनका दावा है, वो दावा उस तरह से सत्य नहीं है जिस तरह किसी यादव का होता है, जिस तरह किसी लोधी का होता है, या इस तरह की जो पिछड़ी जातियों के रूप में स्थापित जातियां हैं, इसके बावजूद वो ऊंची जातियों के तो है नहीं, वो द्विज जातियों से आते नहीं। इसके बावजूद भी भारत का जो द्विज समाज है, जिसको मोटे तौर पे आप ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया कह सकते हैं, जो कि कर्मकांडी रूप से द्विज समाज है, और साथ में आप कह सकते हैं वे जातियां जिनकी आत्म छवि द्विजों जैसी है, जैसे कि जाट हैं, जैसे कि भूमिहार हैं, जैसे कि कायस्थ हैं, ये तमाम जातियां, इन सबको मिला लिया जाए तो अपर कास्ट सोसाइटी बनती है, ऊंची जातियों का समाज बनता है। ये समाज मोदी जी को ही अपना नेता मानता है। मोदी जी कुछ भी करें, क्या करें, उनकी पार्टी क्या करे, कुछ भी हो, उस समाज ने मान लिया है कि मोदी जी ही हमारे नेता हैं। उनकी चौथी सबसे बड़ी कामयाबी ये है मोदी जी की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे मोदी जी के नाम पर काफी दुविधा थी। आपको ध्यान होगा 2013 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए, उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने
पहले नितिन गडकरी को, उसके बाद राजनाथ सिंह जी को ये एजेंडा देकर पार्टी का अध्यक्ष बनाया था कि किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनने देना है, हम लोग अगला चुनाव बिना किसी चेहरे के लड़ेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने मजबूर किया, कि संघ को मजबूर किया कि उनको चेहरा बनाया जाए। भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी इतनी अच्छी छवि थी कि वो तमाम कॉन्फ्रेंसेस में, सम्मेलनों में पार्टी के मोदी मोदी चिल्लाने लगे, मोदी मोदी के नारे लगाने लगते थे, जिससे मजबूर होकर उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। अब आप देखिए, ये 4 बहुत बड़ी कामयाबियां हैं। एक कामयाबी के जरिए मोदी जी ने संघ को एक तरह से अपने सामने झुकने पर मजबूर किया, और पार्टी का जो ढांचा था, उस ढांचे के ऊपर कब्जा किया। बड़ी कारपोरेट पूंजी का समर्थन बड़े पैमाने पर हासिल किया, नौकरशाहों की हमदर्दी हासिल की, और भारत का जो इलीट जहां से आता है, ऊंची जातियों का समाज, भारतीय अभिजन जो वहां आता है, उसको समझाया, किसी तरीके से विश्वास दिलाया कि मैं ही तुम्हारा सबसे अच्छा नेता हूं। ये जो 4 शक्तियां एक साथ मिल गई और मोदी जी के पीछे खड़ी हो गई, ये जो समीकरण बना है 4 शक्तियों का, ये है मोदी जी की असली ताकत। जो सुभाष पलसीकर ने अपने लेख में इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि मोदी जी ने कई प्रशासनिक गलतियां की हैं, लेकिन सरकार मोदी प्रूफ है, यही तो उन्होंने लिखा है। तो सवाल ये है कि वो प्रशासनिक गलतियां गिन रहे हैं, विफलताएं गिना रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि सरकार मोदी प्रूफ है। असली बात तो ये है, सरकार मोदी प्रूफ इसलिए है क्योंकि ये चार शक्तियां मिलकर मोदी जी का समर्थन कर रही हैं। जब तक ये 4 शक्तियों का समीकरण नहीं टूटेगा, इनमें से कोई एक मोदी जी के खिलाफ नहीं होगा या मोदी जी के प्रति उदासीन नहीं होगा। जरूरी नहीं खिलाफ हो, उदासीन होने पे भी राजनीति का ग्राफ नीचे गिर जाता है। अगर कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान का जो कारपोरेट जगत है वो मोदी जी के प्रति उदासीन हो जाए, तो बड़े पैमाने पर मीडिया में जो मोदी जी का समर्थन होता है, उस समर्थन में काफी कमी आ जाएगी। और जो मोदी जी को अपना नैरेटिव बनाने में मदद मिलती है, एक कहानी को सुनाते हैं पूरे देश को, पूरा देश उस कहानी को मान लेता है, उससे विश्वास कर लेता है। खासतौर से उनका जो 30-35% समर्थक दायरा है, वो विश्वास कर लेता है। उसमें फिर कमी आती चली जाएगी, उसमें बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी मोदी जी को। उनकी कमियों के जो राजनीतिक नुकसान, उनको सुभाष ने यही तो लिखा है कि अपनी कमजोरियों के, अपनी गलतियों के राजनीतिक नुकसान बीजेपी को नहीं उठाने पड़ते। पॉलिटिकल कॉस्ट जो है ना, वो बीजेपी को नहीं भुगतनी पड़ती। वो इसीलिए नहीं भुगतनी पड़ती क्योंकि वो एक नैरेटिव चला देते हैं, और उस नैरेटिव को जनता का एक बड़ा हिस्सा सही भी मानता है। तो इस पूरी प्रक्रिया ने क्या किया है कि एक टीना फैक्टर डेवलप कर दिया है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, विकसित कर दिया। आप ध्यान कीजिए कि इस जवाहरलाल नेहरू के मामले में ये टीना फैक्टर काम करता था, एक जमाने में इंदिरा गांधी के मामले में टीना फैक्टर काम करता था, नेहरू जी के मामले में टीना फैक्टर तो इतना काम करता था कि चीन के युद्ध में पराजय के बावजूद भी नेहरू जी की व्यक्तिगत साख नहीं गिरी थी। उनका समर्थन आधार, बहुत बड़ी घटना थी, चीन के युद्ध में पराजय हुई थी, बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपमान हुआ था, संसद में ये बातें भाषणों में कही गई थी। उसके बावजूद भी नेहरू जी की व्यक्तिगत साख नहीं गिरी थी, कांग्रेस पार्टी की साख नहीं गिरी थी, उसका चुनावी प्रदर्शन उसके बावजूद नहीं गिरा था। आप इंदिरा गांधी को देखिए, इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई, मतलब एक तरह से जो लोकतंत्र था उसको सीमित कर दिया इंदिरा गांधी ने। इसके बावजूद 1970 में जो चुनाव हुआ, तो इंदिरा गांधी जहां हारी थी वो उत्तर भारत था, जहां ज्यादा सीटें थी, इसलिए उनकी सीटें कम रह गई। लेकिन पूरे दक्षिण भारत में इंदिरा गांधी जीत गई। एक तरह से देश 2 हिस्सों में बट गया था, एक हिस्सा इंदिरा गांधी का था और एक हिस्सा इंदिरा गांधी के खिलाफ था। तो इंदिरा गांधी की वो हालत नहीं हुई थी जो आजकल विपक्ष की हालत होती है, तो 1970 में चुनाव हारने के बावजूद। तो इस तरीके से ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके पक्ष में विकल्पहीनता का फैक्टर काम कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में भी काम करता था, इंदिरा गांधी के पक्ष में भी काम करता था, और मोदी जी के पक्ष में भी काम करता है। मोदी जी के पक्ष में क्यों काम कर रहा है, इसका कुछ कारण मैंने आपके सामने बताने की कोशिश की। एक दूसरा इससे जुड़ा हुआ पहलू जो है, जो कि सरकार के समर्थक या सरकार के द्वारा कहा जाता है कि पिछले 9 सालों में उन्होंने कई तरह की योजनाएं चलाई। मसलन स्वच्छ भारत अभियान के रूप में एक अभियान चला दिया, और दूसरा फिर उज्ज्वला योजना, जनधन योजना। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की कोई एक ऐसी योजना है जिसके बारे में आप विश्वास के साथ यह कह सकें कि ये अभूतपूर्व है, पहले की किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया? नहीं, देखिए, कोई भी इसके पीछे एक जो योजनाएं चली हैं, उन योजनाओं के पीछे एक तरह का विचार है।
और वो विचार केवल मोदी जी का विचार नहीं है, वो मोदी जी से पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, मनमोहन सिंह की, वो उसका भी विचार था। अगर मोदी जी 2014 का चुनाव नहीं जीतते और कांग्रेस किसी तरीके से गठजोड़ सरकार में फिर से सत्ता में आ गई होती तीसरी बार, तो इन्हीं सब योजनाओं को थोड़े हेर फेर के साथ में कांग्रेस सरकार लागू करती। उसकी शैली अलग होती, उसकी रफ्तार अलग होती, वो मीडिया का अलग तरीके से इस्तेमाल करती, लेकिन होता यही जो हो रहा है। उसकी वजह यह है कि एक ग्लोबल मैसेज है जो इन तमाम देशों को मिला है, और इन नेताओं ने भी भांप लिया है, समझ लिया है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था चल रही है, बाजार की शक्तियां जिस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रही हैं, उसमें लोगों की आमदनी नहीं बढ़ने वाली है, लोगों की आमदनी घटने वाली है, लोगों को रोजगार नहीं मिलने वाले हैं, लोगों के रोजगार छिनने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में तो एक तरह की समाज में धीरे धीरे बगावत की, महंगाई कम नहीं होने वाली है, केवल महंगाई बढ़ने की दर कभी कभी कम हो सकती है। महंगाई उस वक्त भी बढ़ती रहती है, धीमी रफ्तार से बढ़ती है, कभी तेज रफ्तार से बढ़ती है, महंगाई बढ़ना कभी भी खत्म नहीं होता। तो ये ऐसी स्थिति में जब सतत रूप से ऐसा ही होना है और ऐसे होने का कोई विकल्प नहीं है, तब फिर ये एक योजना थमाई गई है। जो निचली आमदनी वाले देश हैं, भारत जैसे देश जो लो इनकम ग्रुप के कंट्री हैं, उनको एक योजना थमाई गई है कि आप एक बहुत बड़ा सब्सिडी तंत्र बनाइए, ताकि आपके राज्य प्रशासन के खिलाफ, आपके लोकतंत्र के खिलाफ कोई जन विद्रोह ना हो। एक बड़े हिस्से को लोगों को लगातार कुछ ना कुछ मिलता रहे, थोड़ा बहुत, जिसको आप व्यंग में कह सकते हैं कि लोगों के सामने टुकड़े फेंक दिए जाते हैं। लोग एक टुकड़ा ले लेते हैं, उसके बाद दूसरे टुकड़े का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद दूसरा टुकड़ा मिलने वाला है। तो ऐसी ये जो स्थिति है, इस स्थिति के कारण जो पूरा सब्सिडी तंत्र है, उसको मोदी जी ने बहुत खूबी के साथ बनाया है। इसलिए भी जो देश का पूंजीपति वर्ग है, जो बड़ी पूंजी का सरबराह है, उनको लगता है कि ये व्यक्ति बहुत कुशल है, क्योंकि अगर ये नहीं किया जाता तो फिर अंबानी, अडानी और वो सब जो कुछ है पूरा मामला, ये पूरा मामला हिल जाता अपनी जगह से। इन लोगों के खिलाफ आक्रमण होने लगते, सड़कों पर भोजन के लिए, अनाज के लिए दंगे होने लगते, पानी के लिए दंगे होने लगते, बहुत भयानक स्थिति बन जाती। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया ने एक और काम किया है कि जो सामाजिक न्याय की राजनीति थी, कुछ अपनी खामियों की वजह से, कई कारणों से, इन कारणों पे आगे कभी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, इन खामियों की वजह से सामाजिक न्याय की राजनीति का दिवाला निकल गया है पूरी तरीके से। उसकी कोई साख नहीं रह गई है, और वो सामाजिक न्याय जो था उसकी जगह लाभार्थियों ने ले ली है। अब इसमें ये अलग बात है कि क्या ये लाभार्थी जो है वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी के वोटर हैं? नहीं, ये लाभार्थी कई मुख्यमंत्रियों के वोटर भी हैं। अरविंद केजरीवाल के पास अपने लाभार्थी हैं, चंद्रशेखर राव के पास अपने लाभार्थी हैं, नीतीश कुमार के पास अपने लाभार्थी हैं, नवीन पटनायक के पास अपने लाभार्थी हैं, स्टालिन के पास अपने लाभार्थी हैं, सब मुख्यमंत्रियों के पास में, अशोक गहलोत के पास अपने लाभार्थी हैं, और भूपेश बघेल के पास अपने लाभार्थी हैं। तो लाभार्थी बहुत से, एक वोटर के तौर पे उनकी निष्ठाएं बटी हुई हैं। ये जो कल्पना थी मोदी जी की कि हम लाभार्थी बनाएंगे और वो सब ऑटोमेटिकली मेरे वोटर बन जाएंगे, ये उनकी कल्पना साकार नहीं हुई है। ये पूरा योजना जो थी उनकी, वो गड़बड़ा गई है। इसलिए उनको अपने वोट जहां पे हैं उससे आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। समस्या उनकी पिछले 9 साल के शासन के बाद में उनका प्रभुत्व तो कायम है, लेकिन उनको ये भी दिख रहा है कि भाई जो वोट हमें मिला था 31% उसके बाद 37% जो वोट मिला है, उसके अंदर कोई बहुत बड़ा इजाफा होते हुए नहीं दिख रहा है। कहीं से नए मतदाता नहीं आ रहे निकल के जो उनके साथ जुड़ जाएं।